Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. Vandana Gupta and now I am going to start part 4 of TGT paper. Sorry for delay. इस मैं आप ये पार्ट 4 काफी लेट में लेकर के आ रही हूँ तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी लेट तो हो ही चुके हैं। पार्ट 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 86 क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 86 क्वेश्चन है कि इंसुलिन उपयोगी है। इंसुलिन इज यूज्ड फॉर वजन बढ़ाने में, रक्त शर्करा को कम करने में, वजन कम करने में या फिर रक्त शर्करा को बढ़ाने। तो इंसुलिन किस लिए हम लेते हैं? रक्त शर्करा को कम करने के लिए लिया जाता है। ये सभी को पता होगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, क्योंकि जो इंसुलिन डायबिटीज होता है वो आपका एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है, आईडीडीएम, और एक होता है एनआईडीडीएम यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं यानी कि इंसुलिन पर निर्भर होते हैं, तो उनको जो है इंसुलिन की जरूरत पड़ती है डायबिटीज को कम करने में, डायबिटीज को मेंटेन रखने में। तो रक्त शर्करा को, और डायबिटीज क्यों होता है? जब रक्त शर्करा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। ये एक हार्मोन है। और एक हार्मोन और होता है ग्लूकेगॉन। तो जो इंसुलिन है और ग्लूकेगॉन है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है एनर्जी की, शुगर की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में क्या करता है? ग्लूकेगॉन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, अब आते हैं हेक्सामेथाइलिन डायमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। पॉलीमर मेड फ्रॉम हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड इज। तो इसका राइट आंसर है नायलॉन 6,6। ये इसका पॉलीमर है यानी कि बहुलक है नायलॉन 6,6 का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड ये जो है किसका बहुलक है? ठीक है, तो ये नायलॉन 6,6 का है। 88 क्वेश्चन है, पैक्टिन पाया जाता है केले में, अमरूद में, गेहूं में या फिर अंडे में। तो पैक्टिन जो है ये अमरूद में पाया जाता है, ये राइट आंसर है। और पैक्टिन अगर पूछा जाए है क्या, तो ये एक सॉल्युबल फाइबर है और पॉलीसैकेराइड। जो फाइबर होते हैं वो पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका फाइबर में भी दो होते हैं, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब है जो कि घुल जाता है, और दूसरा होता है इनसॉल्युबल जो कि नहीं घुलता है, विलेय नहीं होता है, ठीक है, और दोनों ही पॉलीसैकेराइड में आते हैं। तो पैक्टिन भी एक सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड फाइबर आप कह सकते हो है। फिर आते हैं 89 क्वेश्चन पर, ट्राइसम योजना में लक्षित समूह, इन ट्राइसम स्कीम द टारगेट ग्रुप इज। शहरी महिलाएं हैं, ग्रामीण युवा हैं, शहरी युवा हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा एवं महिलाएं हैं। तो जो ट्राइसम है वो रूरल यूथ के लिए होता है यानी कि ग्रामीण युवा के लिए होता है। अगर हम इसका फुल फॉर्म कहें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये ट्राइसम स्कीम है जो कि स्पेशली रूरल यूथ को वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना एम्प्लॉयमेंट वो खुद कर सके, रोजगार अपना खुद वो कर सके, खुद पर वो किसी और पर डिपेंडेंट ना रहे, वो अपनी जो है खुद से अपने स्किल्स का, जो उनके पास स्किल्स है उसका यूज करके वो अपनी खुद की कमाई कर सके, फिर खुद कमा सके, खा सके। तो ऐसा जो है ये स्कीम निकाली गई थी, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये योजना आई थी जिसमें कि रूरल यूथ को अवेयर करने के लिए, उनको जो है खुद पर डिपेंड करने के लिए, किसी और पर डिपेंड ना हो, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का गणना का
सूत्र है, यानी कि जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इनटू 100। मानसिक आयु आपकी कितनी है वो यहाँ पर आप रख सकते हो, वास्तविक आयु यानी कि जो एज है आपकी वो रख करके उसको इनटू 100 कर दोगे तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला निकल आएगा, मतलब कैलकुलेशन निकल आएगा। आईक्यू जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में। 91 क्वेश्चन है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट आर इंक्लूडेड। किस रूप में? शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं, यानी कि जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इस वजह से इनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन फूड्स जो होते हैं, यानी कि जिन भोजन में प्रोटीन पाई जाती है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड्स का मतलब है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं स्पेशली, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य काम होता है वो एनर्जी देना होता है। प्रोटीन का बॉडी बिल्ड करने का होता है। बॉडी बिल्ड का मतलब है कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, कोशिकाओं को मेंटेन करना, और जो पुरानी कोशिकाएं होंगी उनको शरीर से बाहर करने का काम। तो ये सब काम आपका प्रोटीन करता है। इस वजह से कोशिकाओं से ही हमारे बॉडी का यानी हमारे शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि हमारे शरीर की मूलभूत इकाई हम कह सकते हैं या फिर सूक्ष्म इकाई जिससे मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92 क्वेश्चन है, गोल्डन ऑबलॉन्ग मान्य मानक है। द गोल्डन ऑबलॉन्ग इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर। स्थानिक संबंध के लिए, फर्नीचर व्यवस्था के लिए, गृह सज्जा, या फिर उपरोक्त सभी। तो गोल्डन ऑबलॉन्ग जो है ये है स्थानिक संबंध के लिए बताता है, स्पेस रिलेशनशिप। गोल्डन ऑबलॉन्ग ये जो है आपका प्रोपोर्शन के लिए यूज किया जाता है। प्रोपोर्शन जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, ठीक है। 5 आपके प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें एक होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन में आपका आ जाता है गोल्डन ऑबलॉन्ग का यूज किया जाता है, यानी कि स्पेस रिलेशनशिप। जो प्रोपोर्शन है इसको हम लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। लॉ ऑफ रिलेशनशिप यानी कि संबंधों का नियम। अब संबंधों का मतलब है, प्रोपोर्शन में हम ये देखते हैं कि जो प्रोपोर्शन प्रिंसिपल है इसमें हम ये चीज देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कई सारे मान लीजिए पार्ट्स हैं बहुत सारे, तो उसके विभिन्न भागों का किसी उस ऑब्जेक्ट के एक भाग का उसके दूसरे भाग से क्या संबंध है, या फिर उसके एक भाग का उस ऑब्जेक्ट के पूरे भाग से उसका क्या संबंध है, इसी को लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, जिसे कि हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है गोल्डन ऑबलॉन्ग मतलब ये मान है कि स्टैंडर्ड इसके लिए दिया गया है। जो गोल्डन ऑबलॉन्ग है ये ग्रीक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसको खोजा गया था। ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। यानी कि ग्रीक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा गोल्डन ऑबलॉन्ग का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जो कि गणित से लिया गया है। इसमें जैसे कि कोई भी प्रोपोर्शन आपको देना है तो 2:3 है, 3:5 है, 5:8 है, 8:13 है। इस तरह का प्रोपोर्शन जो है ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है, जो कि मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है। इस वजह से इसको गोल्डन ऑबलॉन्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं सुनहरा आयत। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, यानी कि स्वर्ण कह सकते हैं इसको, हिंदी में स्वर्ण आयत कहते हैं। ओके, स्वर्ण आयत ये प्रोपोर्शन का नाम है जो कि ग्रीक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इसमें भी आप एक चीज देख सकते हो, जैसे 2:3 है तो इसकी जो एक श्रृंखला यहाँ पर बन रही है, ठीक है, 1 2 3 4 ये जो बन रहे हैं प्रोपोर्शन, जो एक श्रृंखला बन रही है, तो जो भी आगे वाली श्रृंखला होगी यानी कि जो नंबर्स होंगे वो पिछली वाले जो नंबर्स होंगे उनका योग होंगे। जैसे कि 2:3 है, अब यहाँ पर 3 और ये जो 5 है 3 + 2 5, ठीक है, 5 आ गया। फिर यहाँ पर जो 8 है 5 + 3 8, और यहाँ पर 13 है यानी कि 8 + 5 30। तो इस तरीके से इन्होंने प्रोपोर्शन
दिया था। फिर आता है ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फिर फलों में। तो जो ब्यूटारिक एसिड है वो पाया जाता है बटर में यानी कि मक्खन में पाया जाता है। ओके, फिर आते हैं 94 क्वेश्चन पर, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। फॉर ब्रिंगिंग एटीट्यूडनल चेंजेस इन एडल्ट्स द मोस्ट सुटेबल मेथड इज। सामूहिक सभा है, गृह भेंट है, भूमिका अभिनय है या फिर विधि प्रदर्शन है। तो किसी के अंदर अगर एटीट्यूड, किसी के एटीट्यूड को चेंज करना है यानी कि उसके अगर उसके दृष्टिकोण को चेंज करना है तो सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है भूमिका अभिनय यानी कि रोल प्ले। देखिए, होम विजिट करके किसी के एटीट्यूड को, दृष्टिकोण को आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आप रोज होम विजिट कर नहीं सकते हो। ओके, ग्रुप मीटिंग के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है किसी के एटीट्यूड को चेंज, और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा भी। लेकिन रोल प्ले करके, जैसे कि अब क्या होता है कि हम टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई कहीं नाटक हो रहा है, कोई भी ड्रामा नाटक कहीं भी होता है तो हम उसको देखने जाते हैं। तो कोई भी नाटक का मतलब, जैसे सीरियल्स का भी मान लो या फिर मूवीज का मान लो, तो जो भी मूवीज सीरियल हम देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उस पर कोई ऐसा एक पार्ट होगा, कोई ऐसा एक्टर या फिर एक्ट्रेस होगी जिसके रोल का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है। तो किसी के अगर एटीट्यूड को, दृष्टिकोण को अगर चेंज करना है तो सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है रोल प्ले यानी कि भूमिका अभिनय। फिर आता है क्वेश्चन, घर में व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट इन द होम इज। कार्य का निष्पादन घर के मुखिया का उत्तरदायित्व है, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग है या फिर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। घर में व्यवस्थापन है कि मैनेजमेंट, घर में क्या है, मेजर मीन्स ऑफ अचीविंग ऑफ फैमिली गोल्स, यानी कि घर में जो भी हम व्यवस्था अपनाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो भी परिवार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। ओके, फिर आता है, अच्छा यहां पर अगर हम बात करें जैसे कि इसकी जो पूरी परिभाषा होती है मैनेजमेंट की, तो उसमें होता है कि जो भी हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाह रहे हैं उसमें हम जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करना, यानी कि पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओके, लेकिन यहाँ पे चूंकि अलग अलग दिया गया है तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो डी होगा। फिर आते हैं, ऊन जलने के बाद देती है, आफ्टर बर्निंग ओल्ड लीव्स, ब्लैक ऐश, ग्रे ऐश, ब्लैक बीट्स या फिर नन ऑफ द एबव। काली भस्म, ग्रे, काले दाने, कौन सा मतलब देता है, यहाँ पर क्या छोड़ता है ऊन जलने के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक ऐश यानी कि काली भस्म ये छोड़ती है। ठीक है, अब यहां पर एक हम आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हो अग्नि परीक्षण है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वस्त्र का प्रकार यानी कि सूती यानी कॉटन अगर जलेगा तो तुरंत जल जाएगा, और गंध कैसी आएगी, कागज की जैसी उसकी गंध आएगी। ठीक है, सॉरी, हाँ, उसकी गंध कैसी आएगी, कागज की जैसी आएगी, और जो राख होगी वो कैसी होगी, ग्रे। ओके, स्लेटी राख। ऊनी धीरे धीरे जलता है और बाल जैसी स्मेल आती है, और काली कुचलने लायक राख होती है यानी कि ब्लैक ऐश। रेशम भी ऐसे ही होता है, धीरे जलता है और बाल जैसी स्मेल आती है, और ये भी सेम होता है। ठीक है, नायलॉन की बात करें तो पिघल कर जलता है क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, और रासायनिक क्योंकि केमिकल्स का यूज होता है तो रासायनिक गंध आती है और पिघल कर सतह पर चिपक जाता है। रेयॉन की बात करें तो ये इसमें वुड पल्प का यूज होता है। ठीक है, तुरंत जल जाता है, जलते हुए कागज जैसी, क्योंकि इसमें भी सेल्यूलोज का यूज होता है तो ये भी कागज जैसे स्मेल आती है, और इसकी भी स्लेटी राख होती है, ग्रे ऐश होती है। पॉलिस्टर की बात करें तो पिघलता है और जलता है, रासायनिक गंध होती है क्योंकि ये भी सिंथेटिक फाइबर है, और इसकी जो राख होती है भूरी या काली सख्त गुठली, यानी कि जो इसकी
कह सकते हैं जो राख होती है उसको हम कुचल नहीं सकते हैं, सख्त होता है। ठीक है, भूरी या फिर काली होती है। ओके, चलिए चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। 97 क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स फॉर एनर्जी इज विद्युत, सौर, एलपीजी गैस या फिर कोयला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोलर, यानी कि सौर। गैर पारंपरिक का मतलब यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा का मतलब है रिन्यूएबल, यानी कि जिससे कि हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोबारा से हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, सौर ऊर्जा को हम दोबारा से उत्पन्न करते हैं। आप देखते हो सोलर पैनल का यूज करते हैं हम, सोलर कुकर का यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, एलपीजी गैस है और कोयला है, ये सब क्या है, ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, यानी कि ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ये अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और या फिर अगर हम इनको उत्पन्न कर भी सकते हैं तो उत्पन्न करने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो इनको जल्दी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है एक बार अगर खत्म हो गए तो। फिर आता है कला का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या है, रेखा तो है नहीं, ये क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, प्रकाश भी नहीं है, संतुलन बैलेंस जो है ये आपके प्रिंसिपल में आता है। जेवेली वाटर इज आ, ब्लीचिंग अभिकर्ता है, नील अभिकर्ता है, स्टार्च है या फिर परिसज्य। तो जेवेली वाटर ये है क्या, ठीक है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि ब्लीचिंग अभिकर्ता है। फिर आते हैं 100 क्वेश्चन पर, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है, द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज फॉर बॉयज इज 24 साल है, 21, 18 या फिर 23 है। ओके, तो ये आप सभी जानते हो जो लीगल एज है लड़कों के लिए शादी की वो 21 साल है। और रिसेंट में अगर आपने न्यूज सुना होगा, पढ़ा होगा पेपर में, तो जो लड़कियों की लीगल एज है, मिनिमम लीगल एज लड़कियों की है वो कितनी है, 18 अभी तक गर्ल्स के लिए। ठीक है, लेकिन इसको जो है 21 करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, यानी कि बहुत जल्दी ही लड़कियों की जो लीगल एज है वो 21 साल उम्मीद है हो जाएगी, यानी कि लड़के और लड़कियों की जो लीगल एज है सबकी दोनों की बराबर हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, मतलब इस पर इसलिए विचार किया गया है क्योंकि 18 साल होते ही जो है माँ बाप बच्चों की शादी कर देते, लड़कियों की शादी कर देते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो लड़कियां बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं आगे, तो वो जो है पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उनको प्रमोट करने के लिए, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार इस पर जो है ये काम कर रही है। मे भी जल्दी ही जो है लड़कियों के लिए जो लीगल एज है वो 21 साल हो जाएगी। अभी फिलहाल इस पर विचार विमर्श चल रहा है। फिर है सिरके में होता है, विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर एसिटिक एसिड है। तो सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू यानी कि लेमन में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये लैक्टिक अम्ल ये आपके मिल्क में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड मिल्क या मिल्क से आपका क्या बनता है, कर्ड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये क्या है, डाइजेस्टिव, ये डाइजेशन पाचन में मदद करता है। HCl, ओके, एंजाइम्स होते हैं उसके साथ साथ में HCl भी होता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, लो सोडियम डाइट इज रिकमेंडेड फॉर, किसको रिकमेंड किया जाता है, मधुमेह पेशेंट को, उच्च रक्तचाप के, या फिर कब्ज के रोगी को, या फिर पीलिया के रोगी। तो सभी को पता है कम नमक किस लेने के लिए किस में रिकमेंड किया जाता है, किस रोग में, उच्च रक्तचाप यानी कि जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसको कम लेने के लिए बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलसेंस, व्यवसाय का चयन, वस्त्र स्थिरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, बहुत तेजी से फिजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसी वजह से एडोलसेंट एज को स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था बोला है। ठीक है, तो ये तो होगा ही, और सेल्फ आइडेंटिटी भी इसमें वो डेवलप करते हैं। ओके, कैरियर भी उनके क्या बोलते हैं, मतलब चोटी पर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा
उस टाइम पर उनको अपने करियर की चिंता होती है, करियर चूज करने का जो टाइम होता है वो वही एज होती है, एडोलसेंस होती है। तो चूंकि एडोलसन जो एज होती है ऐसी एज है कि इस टाइम पर जो व्यक्ति है वो इस एज में करियर का भी चयन करता है, अपने व्यवसाय को भी चूज करता है, चेंजेस भी उसमें बहुत सारे होते रहते हैं, उसको अपनी पहचान भी बनानी होती है। तो इस वजह से इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था बोला गया है, स्टैनले हॉल ने बताया है इसको। अब यहाँ पर जो आता है, पूछा गया है कि इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क, कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है। तो तीन तो हो ही गए, तो बचा क्या, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, यानी कि अचीविंग ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इसमें नहीं होता है, बल्कि ये इन्फेंसी स्टेज का है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो वो वहां पर प्रेजेंट ना होते हुए भी उसको इमेजिन करना। ये छोटे बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए कोई जो है डॉगी है, अगर वो भौंकता है, ठीक है, उन्होंने उसको भौंकते हुए देखा हुआ है, लेकिन अगर वहां पर डॉगी नहीं है तब भी अगर आप बच्चे से बोलोगे, डॉगी का नाम लोगे, तो उसके दिमाग में वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो वो डॉगी है, उसका एक पिक्चर बन जाएगा और उसको ऐसा फील होगा कि वो भौं भौं कर रहा है। तुरंत जो बच्चा है डॉगी का नाम लेते ही वो भौं भौं ऐसी आवाज निकालने लगता है, बोलने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऑब्जेक्ट, परमानेंट ऑब्जेक्ट जो है वो प्राप्त कर लेता है, वस्तु अस्थायित्व जिसे हम कहते हैं। यदि प्रदर्शनी दृश्य है, इफ डिस्प्ले विजुअल्स आर, यानी कि कोई डिस्प्ले है, अगर वो विजुअल्स यानी उसे हम देख सकते हैं, तो वो क्या है, पोस्टर एंड चार्ट है, चाक एंड फ्लैनल बोर्ड्स है, पिक्चर्स एंड फिल्म है, ग्राफ एंड मैप है। तो देखिए, चौक हो नहीं सकता, इस वजह से फ्लैनल बोर्ड हो सकता है लेकिन चौक नहीं हो सकता है, पिक्चर हो सकता है लेकिन फिल्म नहीं हो सकता है, ग्राफ हो सकता है लेकिन मैप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पोस्टर एवं चार्ट, जो कि क्या है, विजुअल एड्स हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है 105 क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग होता है, द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू लाइकोपिन के कारण, एंथोजैंथिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, या फिर कैरोटीनॉइड्स के कारण। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। एंथोजैंथिन जो होता है ये क्रीमी व्हाइट कलर देता है, जैसे कि आलू है आपका। एंथोसाइनिन जो होता है ये ऑरेंज और येलो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये जो है आपके गाजर में पाया जाता है। ये सारे पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप वहां से आप देख सकते हो, इस वीडियो के साथ भी हम उसको उसका लिंक अटैच कर देंगे, तो आप पढ़ सकते हो पिगमेंट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 106 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, कहां पर, एडिपोज टिश्यू में, लिवर, मसल या फिर किडनी में। तो जो ग्लाइकोजन है वो कहां पर स्टोर होता है, ये आपका स्टोर होता है लीवर में, यकृत में। ओके, फिर है मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कब, कार्यक्रम के अंत में, प्रारंभ में, या फिर कार्यक्रम के दौरान एक बार, या फिर कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था में। फिर 108 नंबर क्वेश्चन, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर बेटर फॉर क्लीनिंग देन सोप बिकॉज दे कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, मृदु जल की आवश्यकता होती है, ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो जो है सोप से बेटर होते हैं, क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि पानी में नीचे बैठते नहीं है। ओके, क्योंकि जो है डिटर्जेंट जो होते हैं वो घुल जाते हैं, जबकि सोप क्या होता है, नीचे बैठ जाता है पानी में, कठोर जल में। फिर है गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट इज, लेक्चर तो है नहीं, लर्निंग भी नहीं है, तो इसकी जो होम मैनेजमेंट की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है वो क्या है, प्लानिंग, आयोजन। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है और इवेल्युएशन होता है। ये जो है आपके प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं। फिर है शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज 60, 70, 80 या फिर 90%। तो ये 70% होता है हमारी बॉडी में जल की कुल मात्रा। एटीपी संबंधित है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का केंद्र या फिर गुणसूत्र से। तो एटीपी किससे रिलेटेड है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया से। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का हिंदी में कहें तो
शक्ति ग्रह, ठीक है, फिर ऊर्जा का घर। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। ओके, जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी टूट करके उसको कोशिका को एनर्जी देने का काम करती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे पावर हाउस होता है तो पावर हाउस से ही इलेक्ट्रिसिटी का हर घर में सप्लाई होता है, ठीक है। वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर जो है ऊर्जा स्टोर रहती है एटीपी के रूप में। जब जरूरत पड़ती है तो ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल में मिनिमम 50 और मैक्सिमम 5000 जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें, एक सेल में, एक कोशिका में 50 से लेकर के 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी जो है, एक माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, नहीं इतनी सारी एनर्जी होती है। तो अगर उससे 5000 माइटोकॉन्ड्रिया है तो कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो जो भी एनर्जी है देने का काम कोशिका को वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ओके, हाँ एक चीज और बता दें, इनके जो आविष्कार किया था, मतलब इसकी जो जानकारी डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो वैज्ञानिक थे एल्टमॉन। एल्टमॉन ने इसकी खोज की थी। और ये कब की थी, 1886 में, 1886 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और इसमें जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें प्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं। ये सब कुछ जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। फैट भी, वसा भी पाया जाता है। फिर है वैक्यूम क्लीनर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ किसकी, संवहन, चूषण, संघनन या फिर वाष्पन। तो जो वैक्यूम क्लीनर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, चूषण यानी कि सक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। चूषण का मतलब वैक्यूम क्लीनर से क्या करते हैं, हम क्लीनिंग करते हैं, धूल वगैरह की सफाई करते हैं। तो ये क्या करता है, चूषण का मतलब है चूस लेता है, यानी कि उसको अपने अंदर ले लेता है सारे गंदगी को और सफाई कर देता है। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स इन फॉलोइंग टीचिंग एड इज पपेट शो, टेलीविजन, स्लाइड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कठपुतली तो है नहीं, स्लाइड भी नहीं है और सभी तो नहीं कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेपित दृश्य जिसमें प्रोजेक्शन का यूज किया जा रहा है, वो कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है। सारे ऑडियो विजुअल हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूरदर्शन यानी कि टीवी है वो आपका प्रोजेक्टेड है। फिर आता है रासायनिक रूप से नायलॉन है क्या, पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है या फिर नन ऑफ द एबव। तो नायलॉन क्या है, नायलॉन जो है एक पॉलीएमाइड है। ओके, ये एक पॉलीएमाइड है क्योंकि पॉलीमर से मिलकर के बना होता है। एड्स संचारित होता है, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू किसिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टचिंग, मॉस्किटो बाइट्स। तो एड्स जो है ना ही चुभने से होता है ना ही छूने से होता है, सॉरी, मच्छर काटने से भी नहीं। किससे होता है, अगर एक व्यक्ति का जिसको कि एड्स है उसका ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए तो फिर जो है उसको एड्स हो जाएगा। अस्थिर मृदा खनिज की हीनता होती है। ऑस्टियोपोरोसिस इस डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी से, लौह की कमी से, कैल्शियम या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थिर मृदा, ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां, ऑस्टियो का मतलब हो गया बोन्स यानी कि हड्डियां, ठीक है, और पोर्स का मतलब हो गया होल यानी कि छेद। तो हड्डियों में क्या होता है, वो खोखली हो जाती है, अंदर ही अंदर जो हड्डियां होती हैं वो खोखली हो जाती है, पोर्स हो जाते हैं, इसकी वजह से वो कमजोर हो जाती हैं, जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और किसकी कमी से ये हो रहा है, कैल्शियम की कमी, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को जो है मजबूती प्रदान करने का काम करता है, विटामिन डी और कैल्शियम। फिर है 170 नंबर क्वेश्चन, कपास के रेशे की लंबाई होती है कितनी, 5 से 6 इंच होती है, 4 से 5 होती है, 1.5 से 2 या फिर 6 से 7। तो जो कॉटन फाइबर होते हैं, चूंकि ये एक क्या है, स्टेपल फाइबर, स्टेपल हिंदी में से हम कहते हैं लघुत्तम, स्टेपल फाइबर, ठीक है।
एक होता है फिलामेंट फाइबर, एक होता है स्टेपल। दो टाइप के फाइबर होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। तो स्टेपल फाइबर का मतलब होता है जिनकी लंबाई बहुत कम होती है, और फिलामेंट फाइबर वो होते हैं जिनकी लंबाई अधिक होती है। तो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, यानी कि जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, वो सारे के सारे स्टेपल फाइबर होते हैं। बस एक को छोड़ करके, वो है रेशम। वो चूंकि एक प्राकृतिक रेशा है रेशम, लेकिन वो जो है फिलामेंट फाइबर में आता है। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो सारे के सारे फिलामेंट फाइबर होते हैं। ओके, तो इसकी लंबाई पूछी गई है तो वो है 1.5 से 2 इंच होती है, क्योंकि जो सिल्क होता है उसकी जो लंबाई होती है, रेशों की लंबाई, वो मीटर में होती है, काफी लंबे होते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण परिपक्व शिशु वो है जो गर्भधारण के डैश सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। फुल टर्म बेबीज आर दोज हु आर बोर्न आफ्टर डैश वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 30 वीक, 32, 34 या फिर 37 वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 37 वीक। अब देखिए इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये तो पता ही है कि जो पूर्ण परिपक्व शिशु यानी कि फुल टर्म जो बेबी होता है वो 9 मंथ के बाद होता है। ओके, 9 मंथ का मतलब है एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो ये 37 वीक दिया गया, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग कितनी आ जाएगी, 4 9 36। ठीक है, एक वीक बच रहा है तो 9, यानी कि 9 महीना हो गया। ठीक है, 4 9 36, ठीक है, 9 महीना होगा, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं। 37 को हम 4 से डिवाइड कर दिया, 9 महीना आ गया। अब जो एक वीक यहाँ पर बच रहा है, तो एक वीक देखिए, अब हर एक महीना बराबर तो होता नहीं, कोई 30 डेज का होता है, कोई 31 डेज का होता है। फरवरी तो 29 डेज की होती है। तो इस वजह से वो एक वीक जो है इसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा 9 महीने में। ओके, तो टोटल आपका कितने होंगे, 9 महीना, या फिर हम 37 वीक बोल सकते हैं। फिर है 119 क्वेश्चन, मानव दूध निम्न स्रोत है। ह्यूमन मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ किसका, आयरन, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन B12। तो ये लौह तत्व का जो है पुअर सोर्स है, आयरन का। वैसे जो ह्यूमन मिल्क है उसमें विटामिन के भी काफी कम पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से बच्चों को अलग से विटामिन के दिया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें विटामिन के की, आयरन की, इनकी कमी होती है, तो इनको अलग से जो है दिया जाता है ये। फिर है, और विटामिन डी भी कुछ बच्चों को दिया जाता है जिनमें कमी होती है। 120 क्वेश्चन है, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फटीग इन हाउस होल्ड वर्क इज टू, स्थैतिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से, या फिर बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य द्वारा। तो घरेलू कार्य में अगर थकान को कम करना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से। आप जो है अपनी घर के काम में जो थकान बहुत अधिक हो जाती है उसको कम किया जा सकता है। सॉरी, अभी यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये 5 क्वेश्चन और है, टोटल 125 क्वेश्चन है। 121 क्वेश्चन है, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन इज पुअर हेल्थ, मैटरनल डेप्रिवेशन, लार्ज फैमिली साइज, इंटेलिजेंस। तो बच्चों में जो उनके व्यवहार से रिलेटेड जो समस्या आती है वो मातृ वंचन के कारण आती है, यानी कि मैटरनल डेप्रिवेशन। अगर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए तो जो है उनके व्यवहार में, जो उनका व्यवहार है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है, समस्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर है, पनीसियस रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया होता है किसकी कमी से। पनीसियस अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, विटामिन B6। तो जो पर्नीसियस अनीमिया होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। फिर है, मनी इनकम इज मौद्रिक आय है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नियमित या फिर वास्तविक। तो चूंकि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 3 में, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, बस मनी इनकम क्या है, ये है डायरेक्ट इनकम में आता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड। ओके, तो यहां पर देखना है, रेशम मानवकृत रेशा है, सिल्क मैनमेड फाइबर है, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि रेशम क्या है, ये एक नेचुरल फाइबर है, मैनमेड नहीं है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, ये भी गलत है, क्योंकि ये एक मैनमेड फाइबर है। लिनन जो है वानस्पतिक यानी कि वेजिटेबल फाइबर है, ये सही है, यानी कि राइट आंसर इसमें क्या है, वो है लिनन। सेलोज से मिलकर के बना होता है, वेजिटेबल फाइबर होता है, यानी कि एक प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल सेलोजिक फाइबर है।
और ऊन जो है धात्विक रेशा है तो मेटालिक रेशा है। ऊन भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है एक नेचुरल एनिमल फाइबर है। ओके, तो राइट आंसर जो है आपका सी है और सारे गलत हैं। फिर है 125 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यता होता है। हुकवर्म इन्फेस्टेशन कॉमनली लीड्स टू बेरी क्वाशरकर, अनीमिया या फिर टाइफॉइड। तो हुकवर्म इन्फेस्टेशन के द्वारा क्या होता है, अनीमिया, इसके द्वारा भी अनीमिया। तो अनीमिया कई प्रकार से होता है, आयरन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, और जो हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी होता है। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर ये हमारा जो टीजीटी का पेपर है वो कंप्लीट हुआ। ओके, फिर इसके आगे फिर हम और सारे पेपर्स लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी ही लेकर के आए। बस आप इस तरीके से पढ़ते रहो, तैयारी अपनी करते रहो टीजीटी की। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।